जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेज नंबर आ जाएं 20 पे। जी भाई, कितने इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जिनको अमोर्टाइज नहीं करना? 3। परचेज्ड गुडविल, इंटेंजिबल जो वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पे भी काम हो रहा है, और तीसरा ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ मालूम नहीं है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो इनडेफिनेट है ना, ये इनफाइनेट नहीं है। इनफाइनेट होता है लाइफ कभी नहीं ख़त्म होनी। इनडेफिनेट का मतलब लिखें लाइफ पता नहीं चल रही कितनी है, 50 है, 60 है, 70 साल है, पता नहीं चल रही। इनडेफिनेट का मतलब लिखें इनफाइनेट नहीं है। इनफाइनेट तो होता है कि कभी नहीं ख़त्म होनी, ऐसी बात नहीं होगी, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, लेकिन पता नहीं चल रही कितनी लाइफ है। अच्छा, आगे आ जाओ ना, इस रो में खाली आ जाओ दोनों, लेकिन एंड से बैठना शुरू करना। अच्छा, ये जो ऐसे एसेट्स हैं, इनको आप इम्पेयरमेंट ऐसे हर साल गुजारेंगे, लेकिन इनको आपने अमोर्टाइज नहीं करना। और जो दूसरे एसेट्स हैं उनमें जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ वो देखें, उनको अमोर्टाइज करना है, लेकिन इम्पेयरमेंट ऐसे सिर्फ तब गुजारेंगे जब कोई इंडिकेशन हो। ओके। अच्छा, नॉट एन इंटेंजिबल में दो चीज़ें ज़रा आज और देख लें। इसमें तो इंटेंजिबल हमारे जहन में भी नहीं आना था ये इंटेंजिबल है। आगे 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 मोहतरम, एंड से बैठा करो। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और स्टाफ ट्रेनिंग, ये तो इंटेंजिबल है ही नहीं। क्यों नहीं इंटेंजिबल? एडवर्टीजमेंट आपको पता है एक्सपेंसेस में जाती है, और स्टाफ ट्रेनिंग भी एक्सपेंसेस में जाती है। आइए 16 जब रिवाइज कर रहे थे पहले दिन, तब भी यही पढ़ा था कि स्टाफ को हमने ट्रेन किया, तो स्टाफ ट्रेनिंग भी हमेशा एक्सपेंसेस में जाती है। अब स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर एक बहस हो सकती है कि ये एसेट है, आपने स्टाफ को ट्रेन किया, स्टाफ अच्छा काम करेगा, आपको अच्छी सर्विसेज देगा, लेकिन भाई स्टाफ हो या कस्टमर हो, आपका इन पे कंट्रोल नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट कर दें तो आपका कस्टमर पे कंट्रोल नहीं, जितनी मर्जी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर दें, उसको आप 10 बर्गर भी खिला दें मुफ्त के अंदर, लेकिन वो चखने के लिए किसी और दुकान पे चला ही जाएगा, और उसको हो सकता है उधर का पसंद आ ही जाए। तो एडवर्टाइजमेंट करके स्टाफ पे कब्जा नहीं हासिल, कस्टमर पे कब्जा नहीं आप कर सकते, और स्टाफ को ट्रेन करके स्टाफ पे आप कब्जा नहीं कर सकते कि मेरा एम्प्लॉई है, मैंने इसे ट्रेनिंग दे दी, अब तो ये इंशाल्लाह मेरे साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ये तो बड़ा लॉयल एम्प्लॉई है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जिस स्टाफ, हाँ क्या चीज़, हाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टाफ के साथ आपने कोई बॉन्ड साइन कर लिया होता है, एग्रीमेंट साइन कर लिया होता है कि तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे। ऐसी भी सूरत में आपने स्टाफ को जितना मर्जी ट्रेनिंग उसकी की, 10 लाख रुपए की उसकी ट्रेनिंग की, फिर भी आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बॉन्ड भी कैंसिल हो सकता है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है। अगर कुछ जुर्माना होगा एम्प्लॉय देके उसका चला जाएगा, लेकिन इन एनी केस एम्प्लॉय किसी भी वक्त हमें छोड़ सकता है, चाहे उससे 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट भी कर लें, फिर भी आपने स्टाफ ट्रेनिंग को किसी भी सूरत में कैपिटलाइज नहीं करना। तो ये दो खर्चे हैं जो आपने अलग से याद रखने हैं। स्टैंडर्ड के पैरा 67 में ये लिखे हैं, एडवर्टाइजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग। ओके। अच्छा, अब कल हमारी बात चल रही थी रिसर्च के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें हम अपनी बात रिज्यूम करते हैं। नहीं, आप उसको प्री पेमेंट टाइप बना दें, ऐसी एडवर्टीजमेंट जो 1 साल से ज़्यादा हो। थोड़ा बैग इधर रख लें, वो एंड पे फिर ज़रा। अच्छा जी, अब आप हजरात आ जाएं ज़रा, जहाँ पे कल रिसर्च और डेवलपमेंट की डेफिनेशंस देखी थी, पेज नंबर 7। अच्छा, ICAP की वेबसाइट पे जाके जब आप अपना स्टूडेंट लॉगिन डालेंगे तो उसमें आगे पब्लिकेशंस के नाम से आ रहा होगा, एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है वहाँ? सेल एंड पब्लिकेशन।
तो अपना लॉगिन स्टूडेंट का एंटर करके जब आप उस एरिया में जाएंगे अपने, तो वहाँ सेल एंड पब्लिकेशन आ रहा होगा। सेल एंड पब्लिकेशन में आपने IFRS करना है। एक ISA होंगे, उनको आपने इग्नोर करना है, आपने सिर्फ IFRS करना है। हाँ शायद आगे उसमें ये लिखा हो पार्ट A1, A2, B, C1, C2। बहरहाल आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये IFRS के 5 वॉल्यूम हैं, तो 5 किताबें आपको अलग अलग मिलेंगी, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये 5 का सेट इकट्ठा ही है, इसमें ज़रूरत तो हमें 1 2 3 की पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली ICAP में बिकते सारे इकट्ठे ही हैं, तो आपको भी सारे इकट्ठे ही लेने पड़ेंगे। ये 2950 शायद कल प्राइस किसी ने बताया आ रही थी, 2950 थी, 2950 रुपये। तो ये आप हजरात ले लें, ताकि अगर कल परसों की क्लास में मैं कोई चीज़ दिखानी हो तो आप घर जाके इसको देख सकें। अभी लाने की ज़रूरत नहीं होगी, लाना हुआ तो मैं बता दूंगा। ओके, तो जो हजरात ले चुके हैं वो ऑब्वियसली घर जाके आज ये पैरास खोल के बेशक चेक भी कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगा। सारे पैरास नहीं खोलने की ज़रूरत, जो मैं बताऊंगा। अच्छा, ये ज़रा बातें टिक करते रहें। पेज नंबर 6 पे, इंटरनली जनरेटेड एन इंटेंजिबल एसेट इज क्रिएटेड बाय कंपनी थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकाली थी? गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। इनको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। नोट डेट एनी ऑफ दीज आइटम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दे वर परचेज्ड सेपरेटली। पेज 7 पे हम। अच्छा, और इनमें मसला बता दें क्या है, अगर कभी लॉजिक पेपर में मांग ले। कॉस्ट इसकी पूरे बिजनेस की कॉस्ट से अलग नहीं की जा सकती। जे डॉट का ब्रांड बना है, पूरे बिजनेस का एक नाम आया है, लेकिन अब वो बिजनेस की कॉस्ट ओवरऑल के अंदर ही जे डॉट का ब्रांड बन गया, तो बिजनेस की कॉस्ट से इसको अलग नहीं किया जा सकता। इस वजह से कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली, इस वजह से इसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अच्छा जी, रिसर्च फेज की डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल मैंने आपको समझानी नहीं है, सिर्फ पढ़ने की हद तक हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे। रिसर्च इज़ ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन, ये तो साइंसदानों से पूछ के इन्होंने बातें लिखी हुई हैं। ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो MCQs में अगर कभी आ गया तो ये रिसर्च की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपको स्टैंडर्ड भी बता दूंगा कि ये स्टैंडर्ड में कहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, ये होगी रिसर्च की डेफिनेशन। आगे ज़रा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कल हमने रिसर्च की पढ़ ली थी। शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। रिसर्च हमेशा किस पे जाएगी जी? एक्सपेंसेस में जाएगी। ये ज़रा देखें एग्जांपल्स रिसर्च की, बिल्कुल याद नहीं करनी, बिल्कुल याद नहीं करनी। सवाल में कल तक तो लिखा हुआ था रिसर्च इतनी है, डेवलपमेंट इतनी है, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ये वाली बातें लिख दे तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए कि पैरा 56 में लिखी हुई हैं। तो कभी आपसे पेपर में खुदा ना खासा ये पूछ ले कि बताएं ये चीज़ें रिसर्च हैं या डेवलपमेंट है MCQs के अंदर, तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें एग्जांपल्स हैं रिसर्च की। अभी सब्र करना है और आपको जाने की ज़रूरत नहीं, और अगले सफ़े में मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़ें किसकी एग्जांपल्स हैं। ये हम चीज़ें पढ़ेंगे, कोई थोड़ी बहुत ही बात समझ आएगी, थोड़ी बहुत ही नहीं समझ आएगी, लेकिन हमने बिल्कुल इसको समझने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल होंगे। हमने सिर्फ वहाँ से पिक एंड चूज़ करना होगा क्या चीज़ रिसर्च है, क्या चीज़ डेवलपमेंट है। एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, इट इज़ रिसर्च। सर्च फॉर एवेल्यूएशन एंड फाइनल सेलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। सेलेक्शन हो रही है अभी रिसर्च फाइंडिंग की, उसके बाद उसकी अभी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग की तरफ भी जा रही है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, लेकिन अभी उससे कोई चीज़ बनना नहीं शुरू हो रही। सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल, क्या मटेरियल डालें, क्या डिवाइसेस यूज़ करें, क्या प्रोडक्ट, क्या प्रोसेस करें, क्या सिस्टम से गुजारें कि हमारी चीज़ बन जाए। एंड फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन, एवेल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। 3-4 ऑल्टरनेटिव में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया, बल्कि वो फाइनलाइज भी कर लिया। फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, जो भी आपने मटेरियल नया बनाना है, जो भी डिवाइस बनाना चाहते हैं, जो भी प्रोसेस सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसकी आपने फॉर्मुलेशन भी कर ली, उसकी डिज़ाइनिंग भी कर ली, और उसको फाइनली सेलेक्ट भी कर लिया कि ये काम हमने इस तरीके से करना है। ये 4 अल्फाज हैं, ये आपने ढूंढने हैं पेपर में। अगर ये चीज़ें आ रही होंगी तो ये किस में फॉल कराएंगे? रिसर्च में। और ये सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा, ये कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। इनको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं, घर जाके पेपर में स्टैंडर्ड खोल के पैरा 56 से आप ढूंढ लेंगे इनको।
अच्छा अगले सफ़े पे आएँ, पैरा 59, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? डेवलपमेंट की। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन आर प्री यूज सैंपल्स। प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स क्या होते हैं? सैंपल्स। और प्री प्रोडक्शन और प्री यूज क्या मतलब होता है? अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई, अभी बिल्कुल कौन सी प्रोडक्शन शुरू हुई है? ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुई है, सैंपल बनाने शुरू हुए हैं। डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, जिसको आप कहते हैं डाइयां बना रहे हैं, या जिसको आप कहते हैं वो सांचे बना रहे हैं जिसके अंदर वो चीज़ डालनी है। मिसाल के तौर पे गाड़ी बनानी है तो उसकी एक छत पे एक सांचे के अंदर वो लोहा डाला जाएगा जिससे वो बनेगा। तो डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट याद रखिएगा डेवलपमेंट में जाएगा। पायलट प्लांट आपने छोटा सा बना लिया जिससे आप चीज़ें बना के चेक करने लगे हैं। That is not of a scale economically feasible for commercial production। इससे कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि 1000 यूनिट इससे निकल आए। हाँ, 2-4 यूनिट टेस्टिंग के लिए इससे निकाल लेंगे हम। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल डिवाइस। अच्छा, ये अल्फाज जरा देख लीजिएगा, इनको मिक्स ना कर दीजिएगा। यहाँ है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव, और यहाँ है फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इधर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव लफ्ज लिखा हुआ है और इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ है? चूजन ऑल्टरनेटिव। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव का मतलब है 3-4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आप किसी एक की तरफ जाना चाह रहे हैं, और 3-4 में से अगर किसी एक की तरफ चले गए तो चूजन ऑल्टरनेटिव। बाकी अंग्रेजी ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी इन दोनों पॉइंट्स में मिक्स होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसमें आप ये सर्कल कर लें, इधर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है और उधर क्या है? चूजन ऑल्टरनेटिव। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई लिस्ट आ जाए पेपर में कि जी हमने न्यू नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए 10 लाख खर्चा किया है, अब आपको भूल जाएगा न्यू नॉलेज ऑब्टेन करना रिसर्च है या डेवलपमेंट। अब आप फॉरेन स्टैंडर्ड खोलेंगे, नजर मारेंगे न्यू नॉलेज ऑब्टेन करना रिसर्च में है या डेवलपमेंट में है। ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज का अगर 10 लाख खर्चा आ रहा होगा, आप उससे क्या कह देंगे? ये रिसर्च है और ये किस में जाएगी? एक्सपेंसेस में जाएगी। तो जैसे लिस्ट नहीं होती चीज़ों की, तो ये लिस्ट आपके सामने नज़र के होनी चाहिए, ना कि आपने ये लिस्ट जाके याद करनी है। बल्कि अगली बात मैंने इससे बड़ी कर दी है, आपने ये समझनी भी नहीं है, इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं करनी। ओके, अच्छा जी, अब डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट की मिसालें पढ़ ली और रिसर्च की मिसालें पढ़ ली। अगला हमने पढ़ा था अच्छी वाली भी डेवलपमेंट होती है और बुरी वाली भी डेवलपमेंट होती है। लेकिन पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन जरा नजर मार लें, ऑब्वियसली ये भी समझनी नहीं है हमने। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू प्लान और डिजाइन, पेज 7, न्यू सब्सटेंशियली ऑल्टरनेटिव मटेरियल डिवाइसेस। डेफिनेशन टाइप है कोई चीज़, ये भी आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए आपको एक डेफिनेशन है। पेपर में आ गया रिसर्च या डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग करके बताएं तो स्टैंडर्ड खोल के आपको एमसीक्यूज में पता हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट shall be recognized। अच्छी वाली डेवलपमेंट को क्या करेंगे? इफ एंड ओनली इफ एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट, वो जो मेन बात मैंने आपसे कल की थी कि 6 क्राइटेरिया पूरे करने जरूरी हैं, तब डेवलपमेंट को डेवलपमेंट माना जाएगा, वरना डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। ये 6 क्राइटेरिया भी बिल्कुल आपने याद नहीं करने, कोई खास समझने की भी कोशिश नहीं करनी आपने। बहरहाल ऐसी नज़र एक मार लेते हैं, हल्की सी पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, लेकिन अटेंटिव रहिएगा। तो मलिक रियाज साहब मैंने आपको बताया था, उन्होंने कुछ लोगों को लगाया हुआ है, भाई आपने करेला कोला बनानी है। तो सबसे पहले साइंसदानों से हम पूछेंगे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं? साइंसदान फ़र्ज़ करें जवाब दे देते हैं यस, हाँ भाई टेक्निकली फिजिबल है, ये चीज़ बन सकती है। अगला सवाल आप साइंसदानों से नहीं पूछेंगे, अगला सवाल आप मलिक रियाज से पूछेंगे, तुम्हारी नीयत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की? वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल मेरी नीयत है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। बाद में हो सकते हैं मैं खुद ही यूज़ कर लूँ, या हो सकते हैं मैं इसको बेच दूँ, वो मेरी मर्जी है, इससे चीज़ें बना के बेचूँ, वो मेरी मर्जी है। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी एबिलिटी टू यूज़ है, तुम इस काबिल भी हो के यूज़ कर सकते हो? वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैंने मार्केट में पता किया, लोग इसको पीने के लिए तैयार हैं, इसको हम चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, बेचेंगे, तुम परेशान ना हो। हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, साबित करो हमें फ्यूचर में कैसे बेनिफिट इससे लोगे। इसमें आप मार्केट बताएं,
किस मार्केट में जाके बेचोगे, कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ ऐसे हेलमेट जिनमें एसी लगा हुआ है, अब बताओ कौन सी मार्केट है, कौन इतना अफोर्ड करेगा जहां पे जाके आप ये चीजें बेचना शुरू करोगे। कहते हैं हम कराची के अंदर सबसे पहले डिफेंस में जाएंगे और वहां जाके जिनके पास हैवी बाइक्स हैं उनको अप्रोच करेंगे और उनको कहेंगे भाई ये आप हेलमेट खरीदना पसंद करते हो, तो ये मार्केट है और आप सर्वे भी करा सकते हैं मार्केट का यूट्यूब के ऊपर, लोगों के कमेंट्स नीचे ले लें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछा जाएगा, फिर उस अगला सवाल आप मलिक रियाज से पूछेंगे कि भाई आपके पास इतना पैसा है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, या साइंसदानों से पूछेंगे टेक्निकल रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं कि आप इसे पूरा भी कर सकेंगे। और इन द एंड आखिरी सवाल घिसा पिटा जो होता है, क्या इसका खर्चा मैयर हो सकेगा, कितने खर्चे में ये काम होना है। साथ साथ अगर आप खर्चों का रिकॉर्ड रख सकेंगे, ये 6 सवालों के जवाब अगर यस आ जाते हैं, किधर है ऑल, अगर ये 6 सवालों के जवाब यस आ जाते हैं तो आप डेवलपमेंट को क्या कहेंगे। और अगर मलिक रियाज आपको कह दे यार साइंसदानों से मिलके आप पूछें, साइंसदान कहीं टेक्निकली फिजिबल भी है, पॉइंट सी ये चीज बाजार में बिकेगी भी, पॉइंट डी मार्केट इसके इंतजार में है, पॉइंट ई पैसा भी है, टेक्निकल रिसोर्सेज भी हैं, खर्चे भी मैयर हो सकते हैं। लेकिन मलिक रियाज आपके कान में कह दे ऐसे ही कुछ लोग वेले बैठे हुए थे, मुझे तंग कर रहे थे, मैंने इसे काम पे लगा दिया है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इसको कंप्लीट करने की, 2-3 महीने इनको लगे रहने दो, तीसरे महीने के एंड पे मैंने इन्हें कहना है भाई तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा, चलो जाओ। तो हो सकता है ऐसे भी लोग पंगे लेते हैं, लोगों को तंग करने के लिए किसी काम पे लगा दिया ताकि जो है वो अपने मजे एंजॉय करें वो लोग, और ये थोड़े से पैसे दे के बस उनसे जान छुड़ा लें। तो अगर ओनर इन द एंड कह देते हैं मेरी इंटेंशन ही नहीं है कंप्लीट करने की, तो फिर हम शुरू से ही डेवलपमेंट को कौन सी वाली डेवलपमेंट कहेंगे, बुरी वाली डेवलपमेंट कहेंगे। और अगर सब कुछ मौजूद है लेकिन इन द एंड हमें पता चला मार्केट ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और मार्केट में कोई इसको लेने को तैयार नहीं है, तो चाहे 5 क्राइटेरिया पूरा हो भी जाए, हम इसे क्या कहेंगे, बुरी वाली डेवलपमेंट। बिल्कुल ये चीजें याद नहीं करनी, बस ये 6 क्राइटेरिया हैं जो किस पैरे में दिए गए हैं, पैरा 57। अच्छा ये IS 38 ना ओरिजिनल, ये मैंने आपके सामने खोला है, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास तो ये नहीं होगा क्योंकि आपने अभी स्टैंडर्ड नहीं लिए। तो ये कुछ IS 38 ऐसे आपको अपनी किताब में मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड ख़रीदेंगे। तो इसमें ऐसे ही ज़रा नज़र मार लेते हैं चीज़ों की। ये सॉफ्ट में है मेरे पास, आपको हार्ड में ही ख़रीदना पड़ेगा, या इंटरनेट से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। IS 38 ओरिजिनल लिख के ना, IS 38 ओरिजिनल, तो ये एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इसमें अगर मैं आगे चलूँ तो ये पैरा 8 आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है हेडिंग, डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में शायद आपको मिल जाए डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ये लास्ट टाइम वालों को दिखाई हुई है वही है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको मिल जाए, रिसर्च की डेफिनेशन आपको मिल जाए, रिसर्च की डेफिनेशन आपको मिल जाए। तो ये आप ऑब्वियसली अब स्टैंडर्ड ख़रीद लेंगे और जो जो डेफिनेशंस मैं कराता हूँ इनको आप हाईलाइट करते रहेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा स्टैंडर्ड में कौन से पैराज इंपॉर्टेंट हैं। और वो ज़रा हम ढूंढते हैं, पैरा कौन सा था अभी, 57। ये आप स्टैंडर्ड में आगे चलते रहेंगे। ये रिसर्च फेज को एक्सपेंस में डालना है, ये उसने लिखा हुआ है, तो जो पैरा 54 है हमारी बुक में। फिर रिसर्च की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। डेवलपमेंट फेज में पैरा 50, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये क्या है, शराइत हैं। 6 शराइत पूरी होंगी, ABCDEF, तो इंटेंजिबल क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। इन द एंड पैरा 50, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये पिछले सेशन में क्लासों के दौरान MCQs में बार बार रेफ़र करनी पड़ी थी, तो इसलिए कुछ हाईलाइट की हुई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो जब हम MCQs करेंगे तो इनमें से कोई चीज़ ढूंढनी है तो ढूंढ लिया करेंगे। तो ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स ऐसे ही आपके सामने खोले हैं ज़रा, ताकि आप फ़िक्रमंद हो जाएं और ख़रीद लें जाके। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने, रिसर्च की डेफिनेशन, नंबर 2 डेवलपमेंट की डेफिनेशन, नंबर 3 रिसर्च की एग्जाम्पल्स, नंबर 4 डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स, नंबर 5 6 क्राइटेरिया डेवलपमेंट के लिए कौन से हैं। आखिरी चीज़
लेबोरेटरी में आपके जहन में कौन कौन से खर्चे होंगे? बिल्डिंग बनाने के लिए मैं कहूँ, ये तो IAS 38 की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग बनाने के लिए मैं कहूँ, आप कहेंगे ईंट, बजरी, सीमेंट, लेबर, ये सारे खर्चे होंगे। जरा सोचें, लेबोरेटरी के अंदर कोरोना की वैक्सीन बन रही है, उसमें क्या क्या खर्चे होंगे? कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, क्या खर्चे हो सकते हैं लैब में? द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल कंप्राइज ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू क्रिएट, प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर द एसेट, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि मैनेजमेंट उसे क्या कर सके। बताएं जी एग्जांपल्स। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग द इंटेंजिबल, मटेरियल वगैरह, दवाइयों के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। कॉस्ट ऑफ, या IAS 19 हमारे सिलेबस में नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वही जो काम कर रहे हैं लोग, जिनको आप तनख्वाहें दे रहे हैं, साइंसदान। अराइजिंग फ्रॉम द जनरेशन ऑफ, फिर इंटेंजिबल्स को आप अपने नाम लगवाते हैं ताकि कोई और फाइजर के नाम से वैक्सीन लॉन्च ना कर सके, फिर आप फाइजर के नाम से इसको अपने नाम करवाएंगे। फीस टू रजिस्टर फिर वो लीगली आपके नाम आ जाएगा, फिर कोई और इस नाम को यूज नहीं कर सकेगा। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस डेटा यूज टू जनरेट द, ये भी पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस तो आप छोड़ें इस बात को, एक सिंपल सी बात सुने, लेबोरेटरी के अंदर बहुत सी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। लेबोरेटरी में मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर यूज़ हो रहा होगा, वो जो कंप्यूटर है उसकी डेप्रिसिएशन जो होगी उसको भी हम इस इंटेंजिबल में डालेंगे। समझने की कोशिश करें, लेबोरेटरी के अंदर कंप्यूटर है, कंप्यूटर 2 महीने चला इंटेंजिबल बनाने के लिए, तो कंप्यूटर की जो 2 महीने की डेप्रिसिएशन है उसको P&L में नहीं डालेंगे, कंप्यूटर की 2 महीने की डेप्रिसिएशन को किस में डालेंगे? एक आपको मिसाल देता हूँ टेंजिबल आइटम्स की। 1 महीना कॉलेज बंद था, कोई क्लासेस नहीं हुई, 1 महीने जनरेटर चलाया और ऊपर कैंटीन बनाई हमने पक्की ईंटों वाली, तो जनरेटर का 1 महीने का जो पेट्रोल इस्तेमाल हुआ उसमें और 1 महीने की जनरेटर की डेप्रिसिएशन, हम कहेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में डालने की डेप्रिसिएशन को जरूरत नहीं है। इस डेप्रिसिएशन को आप क्या कर दो, बोलें एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं हम, ऊपर पक्की कैंटीन बना रहे हैं राइस के अंदर, अभी तो पता नहीं कोई टीन का डब्बा या क्या लगा हुआ है, अगर पक्की कैंटीन हम बनाना चाहें राइस में तो ईंटों वाली, तो उसमें जितना जनरेटर इस्तेमाल हुआ 1 महीने की, उसकी डेप्रिसिएशन भी हमें उसकी कॉस्ट में क्या करनी पड़ेगी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में हम चीज़ें पढ़ेंगे। मोटी मोटी चीज़ें क्या होगी ज़रा जल्दी बताएं। मटेरियल वगैरह, जो साइंसदान हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह, और कोई और चीज़ अगर आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अमोर्टाइजेशन। जी जी, ये टेंजिबल के लिए भी हैं, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। ये करंट लोकेशन पे तो पहुंचता है, वो ख़रीदा हुआ आमतौर पे होता है ना, ये इंटरनली जनरेट की बात हो रही है, अगर आप इंटरनली जनरेट कर रहे हैं। ओके, बहरहाल ये 16 की डिस्कशन अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं हमारे सिलेबस में ज़्यादा। चलें जी, अब सवालों की तरफ आते हैं, कुछ सवाल करना शुरू करते हैं। लेक्चर नोट्स निकाल लें, वो जो एंड पे दिए हुए हैं। कल हमने क्वेश्चन 3 और 8 किया था। ये अब आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। पढ़ें जी सवाल। एक लाइसेंस है 200 रुपए का, तो ये क्या आपको क्या लग रहा है, परचेज लग रहा है या इंटरनली जनरेट लग रहा है? लाइसेंस तो इंटरनली जनरेट हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, परचेज। कल वाली बातें याद है, इंटरनली जनरेट 5 चीजें इंटेंजिबल, तो ये तो लाइसेंस है और परचेज किया हुआ है, परचेज इंटेंजिबल, सारे के सारे इंटेंजिबल हैं। तो पहला डिसीजन क्या हो गया, ये हमारा इंटेंजिबल है, क्योंकि क्या है, परचेज। परचेज इंटेंजिबल हमेशा ही क्या होता है, अगला, लाइफ इसकी गिवन है। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन जरा मुझे बता दें, क्या ये परचेज गुडविल है, क्या ये डेवलपमेंट वर्क अंडर प्रोग्रेस है, ये तो खरीदा खरीदा लाइसेंस है, तैयार है। नंबर 3, क्या इसकी लाइफ इंडेफिनिट है या 10 साल है? आप बताएं इसको अमोर्टाइज
करेंगे, और इम्पेयरमेंट से सिर्फ तब गुजारेंगे जब कोई, तो कल ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। नंबर 1 बता दें, ये परचेज है इंटरनली जनरेट है? परचेज होने की वजह से ये पक्का ठक्का इंटेंजिबल है। दूसरा सवाल, अमोर्टाइज करना है या नहीं करना, तो उन 3 कैटेगरीज में नहीं आ रहा, इसलिए इसको तो अमोर्टाइज भी से करेंगे। अच्छा, लीगल लाइफ कितनी है और यूजफुल लाइफ? ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन। अब सवाल ये है कि इसको 10 साल पे अमोर्टाइज करना है या 12 साल पे। कल वाले सवाल में मसला नहीं था, कल 7 साल लाइफ दी हुई थी, हमने सिंपली डिवाइड करके डेप्रिशिएट कर दिया था, जिसे अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। टेंजेबल्स के लिए डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ यूज होता है और इंटेंजेबल्स के लिए अमोर्टाइजेशन का। अच्छा, एक फिशिंग लाइसेंस है आपके पास, फिशिंग लाइसेंस है, आपने माही गिरों से दाएं बाएं वाले इलाकों से पता किया यार मछलियां कितने अरसे तक आती रहेंगी, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा यार हमारा तजर्बा है 12 साल तक ना आप मछलियां निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, 12 साल तक आप मछलियां निकाल सकते हो। अब इमरान खान के पास गए, इमरान खान को आपने जाके कहा यार मुझे ये लाइसेंस दे दो। इमरान खान ने कहा ये लाइसेंस आपको 200 मिलियन में मिलेगा, फ़र्ज़ करें ₹200 मिलियन है, ये लाइसेंस आपको 200 मिलियन में मिलेगा, और आपने कहा हमें 12 साल के लिए दे दो। उसने कहा माजरत, लाइसेंस हम 10 साल से ऊपर का नहीं देते। तो मजबूरन आपको कितने साल के लिए लाइसेंस मिला? 10 साल के लिए। अब बताएं लीगली आप कितने साल इस्तेमाल कर सकते हैं लाइसेंस, लेकिन मछलियां कितने अरसे तक निकलती रहेंगी? 12 साल। अब आप बता दें 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज करें या 12 साल के? तो स्टैंडर्ड कहता है शॉर्टर के ऊपर। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? शॉर्टर के ऊपर। तो व्हाट इज शॉर्टर? 10 ईयर्स। तो व्हाट विल बी द अमोर्टाइजेशन, जरा मुझे बताएं। नोट्स पे देखेंगे भी तो सोल्यूशन नजर आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20। 1 साल की अमोर्टाइजेशन निकल आई 20। बड़ी बात अगली गौर से सुननी है। फर्ज करें इधर 8 साल होता। लॉजिक सोचें, लॉजिक शॉर्टर नहीं है, मैं कह रहा हूं लॉजिक सोचें। देखिए हुकूमत कहती है मैं लाइसेंस देती 10 साल का हूं, आप हुकूमत को कह रहे हैं नहीं यार ये 8 साल का फायदा आना है, 8 साल के बाद तो इधर कुछ मिलना ही नहीं, आप जितनी मर्जी कश्तियां डाल लें, आप टाइटैनिक लाके खड़ी कर दें, मछलियों ने नहीं आना, तो कोई मछली नहीं आनी इधर। तो हुकूमत कहती है माजरत भाई लाइसेंस 10 साल का मिलता है, ना इससे ज़्यादा का मिलता है ना कम का मिलता है, लाइसेंस लेना है लो, नहीं लेना ना लो। तो अब उस चीज़ से फ़ायदा कितने साल आना था, लेकिन मजबूरन आपने लाइसेंस कितने साल का बाय किया? 10 साल का। अब आसान रूल है, क्या करना है दोनों में से? शॉर्टर। तो शॉर्टर के ऊपर हम अमोर्टाइज करेंगे तो कितने साल पे करेंगे फिर? 8 साल के ऊपर। तो रूल बिल्कुल सही है, रूल अगर आपने याद करना है तो वो शॉर्टर वाला ही रूल है, लेकिन आई होप शायद लॉजिक भी समझ आ गई हो। ओके क्वेश्चन 5, ये जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना। अ कंपनी परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर 6 years for ₹30 million. It is renewable for further 4 years. इसका मतलब बताएं। ये 4 साल के लिए क्या हो सकता है? रिन्यू हो सकता है। तो फर्ज करें ये साल है 2001 का, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। तो मुझे बता दें जब आपने पहली दफ़ा लाइसेंस लिया तो कितने साल के लिए लिया? जल्दी ज़रा बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब देखो ज़रा, अ कंपनी परचेज्ड अ लाइसेंस फॉर 6 years फॉर ₹30 million। तो आपने 6 साल के लिए लाइसेंस ले लिया, कितने में? 30 million में। इट इज़ रिन्यूएबल फॉर फर्दर, एक ऑप्शन है आपके पास, वो क्या ऑप्शन है जी? इसको आप क्या करवा सकते हैं बोलें? रिन्यू करवा सकते हैं। कितने साल के लिए? 4 years के लिए। 4 years के लिए आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। 2007 बोलें 8, 9 और 10, 4 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। जी बताएं पहले कितने साल के लिए लिए? 6 साल के लिए।
कितने साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं? 4 साल के लिए। कैलकुलेट द, बोले कैलकुलेट द लीगल लाइफ आपने निकालनी है। अच्छा, इसमें वो नहीं बताया हुआ, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन नहीं बताया हुआ, इसमें लीगल लाइफ का ये एक और बाजू बता दिया गया है। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन इसमें नहीं बताया कि हमें कितना अरसा फायदा देगा, नहीं बताया, चलें छोड़ें, कोई मसला नहीं। इसमें वो शॉर्टर ऑफ का चक्कर नहीं लगाना, 6 और 4 में से कोई शॉर्टर नहीं है, आपको समझ आ रही होगी, 6-4 बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें शॉर्टर शूटर का चक्कर कोई नहीं है। 6 साल एक लाइफ है, फिर उसका बाजू बढ़ा के कितने साल लाइफ कर दी है? 4 साल लाइफ कर दी है। अच्छा जी, assuming at end of 6th year it can be renewed at 14 million. Assuming at end of 6th year it can be renewed at 14 million. अच्छा, मैं खड़ा किधर हूं जिस वक्त मैंने इंटेंजिबल खरीदा है? मैं खड़ा हूं इधर। मुझे बता दें 30 मिलियन का मैंने खरीदा है, समझ नहीं है बात, 30 मिलियन का खरीदा है, और इधर बता दें कितने मिलियन का रिन्यू हो सकता है? 14 मिलियन का। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि रिन्यूअल बाइंडिंग है या रिन्यूअल मेरी विल पे होगी? मेरी मर्जी होगी, मैं लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहूं या ना कराना चाहूं ये मेरी मर्जी होगी। कोई बंदा मुझे इंसिस्ट नहीं कर सकता कि मस्ट रिन्यू कराओ, और कहीं ऐसा लिखा भी नहीं हुआ, बस रिन्यूअल की ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप मुझे बता दें 6 साल के मैं कितने पैसे दे रहा हूं? 30 मिलियन। अगले 4 साल अगर मैंने रिन्यू कराने कितने पैसे देने पड़ेंगे? 14 मिलियन। जरा 14 और 30 को सामने रख के बताएं, क्या एक फीलिंग आ रही है कि फिर भी एक अच्छी खासी मेजर अमाउंट देनी पड़ रही है? 6 साल के 30 देने पड़े हैं, 4 साल के भी अच्छे खासे पैसे देने पड़े हैं, 14 मिलियन कोई अच्छा खासा पैसा है एज कंपेयर टू 30 के सामने अगर 14 रखें तो 14 में भी जान है, उधर से 30 पहलवान आए, इधर से 14 पहलवान आए, तो मुकाबला एक दफा जरूर करेंगे वो। अच्छा, तो बता दें 14-30 के सामने सालों को नहीं देखा करना पेपर में ऊपर। कुछ बच्चे साल देखने लग जाते हैं, ये 4 साल के 14 हैं, 6 साल के 30 हैं तो कैलकुलेटर पकड़े। नहीं 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 नहीं, सालों को आपने कभी नहीं देखना ऊपर, सालों को इग्नोर कर दें। आपने सिर्फ किसको देखना है? अमाउंट्स को देखना है। अब आप मुझे बताएं 14-30 के सामने मिनिमल है, ना होने के बराबर है? एक लफ्ज मैंने बोला है, क्या? मिनिमल। ना होने के बराबर है या कुछ है? क्या 14 में कुछ जान लग रही है एज कंपेयर टू 30? इसका मतलब है आप अभी कोई हेस्टी डिसीजन ना लें, बहुत महंगा रिन्यू हो रहा है, आप कोई हेस्टी डिसीजन ना लें। आप खड़े किधर हैं इस वक्त? ईयर 1 पे। 6 साल इस्तेमाल करके देखें, आराम से 6 साल इस्तेमाल करें, उस वक्त देखी जाएगी। उस वक्त क्या देखी जाएगी कि रिन्यू करवाना या नहीं करवाना, वो उस वक्त देखी जाएगी। इंशाल्लाह टाइम आएगा तो देख लेंगे। इतनी महंगी चीज़ों के लिए अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी ने बाइंडिंग किया हुआ है मुझे रिन्यू करवाना, 6 साल है मेरे पास, मैं आराम से चीज़ चलाता हूँ, पसंद आ गई मुझे तो हो सकता है मैं रिन्यू करवा लूँ। इस वक्त खड़ा होकर मैं लाइफ क्या, वो शॉर्टर का चक्कर नहीं है, वो और कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दें। इसमें तो बताया ही नहीं हुआ कितना अर्सा कैश जनरेट करके देगा। ये तो लीगल लाइफ की बाजू इसने बढ़ा दी है। लीगल लाइफ 2 दे दी है, नंबर 1 6 ईयर्स और नंबर 2 और 4 ईयर्स इज एन एक्सटेंडेड पीरियड। टोटल लीगल लाइफ कितनी है? 10 साल। लेकिन हम फिलहाल कितने साल के लिए खरीद रहे हैं? 6 साल के लिए खरीद रहे हैं। अब आप बता दें मैं ईयर 1 के स्टार्ट पे खड़ा हूं और मुझे पता है एक चीज महंगी मिलनी है, क्या करूं? ये एज्यूम कर लूं 10 साल में इसे चलाऊंगा, या फिलहाल ये एज्यूम करूं इसे 6 साल चलाऊंगा? महंगी मिलनी है काफी एक चीज, 6 साल। तो इसको कितने सालों पे बताएं करेंगे? ओके, तो अगर मैं ऑप्शन 1 की तरफ जाता हूं तो फिर मुझे बताएं मैंने फिलहाल खर्चा कितना किया है? 14 खर्चा नहीं हुआ, प्लीज 14 को ना पकड़ लीजिएगा। 14 खर्चा हुआ या होगा? तो होगा कि तो कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। जो खर्चा हुआ है सिर्फ उसकी बात हो रही है। मैं बड़े होके एरोप्लेन खरीदूंगा, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। मैं 6 साल बाद 14 मिलियन पे करूंगा, वो तो करूंगा तो देखी जाएगी, फिलहाल तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, आप बता दें ये 30 को किससे डिवाइड किया जाए? 6 से। क्या जवाब आ गया? 5। ये ऑप्शन 1 आ गई। ऑप्शन 1 क्या थी? बोले बोले बोले, महंगी रिन्यूअल थी। ऑप्शन 1 क्या थी? महंगी रिन्यूअल थी। 14 अच्छी खासी फिगर है किसके मुकाबले में? 30 की। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं लाइफ कितने साल लूंगा जी इसमें? लीगल लाइफ कितने साल लूंगा? 6। ओके, आगे ये जरा देखिएगा छुपा हुआ जो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है जी?
1 मिलियन। अब जब मैं लाइसेंस लेने जाऊंगा 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए वो अगला बंदा मुझे कहेगा ये लाइसेंस आपको कितने का मिलेगा, 30 का, और अगले 4 साल मैं कहूंगा कसम से तुम सच बोल रहे हो, 4 साल की मेरे से 1 मिलियन लो, कसमें आप तो पागल हो जाएंगे बच्चे यार, ना कर यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, ये आप सीरियसली बता रहे हो, लिखते हो एग्री में, हाँ हाँ लिख के देते हैं सर आपका एग्री, आप क्यों परेशान हो रहे, आप बस 1 मिलियन दीजिएगा, कसम से ना कर यार, सीरियसली यार खीर होगी यार, क्या तुम लोग लुटो चाहिए यार, 4 साल ये वाली दे दो बस, मुझे इतनी नहीं लुटो मुझे, पहले 6 साल के आपको कितने देने पड़ेंगे, 30 मिलियन देने पड़ेंगे, और फिर 4 साल का। तो यहाँ पे खड़े होकर मुझे बताएं आपका माइंड नेचुरली किस तरफ जाएगा कि इंशाल्लाह मैं रिन्यूअल कराऊंगा, मैं रिन्यूअल कराऊंगा, और जब मैं रिन्यूअल कराऊंगा तो 1 मिलियन में करा लूंगा, सस्ती चीज़ मिल रही है, कोई दुनिया का बंदा नहीं छोड़ेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे नेचुरल बाय डिफॉल्ट एक चीज़ आपके जहन में आएगी कि आप रिन्यूअल करवाएंगे। जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आप अब लाइफ कितनी लें, 6 साल लें या 10 साल लें, लेकिन प्लीज़ 31 को अमोटाइज ना कर दीजिएगा, 31 को अमोटाइज ना कर दीजिएगा, आप सिर्फ 30 को अमोटाइज कीजिएगा 10 साल के ऊपर। फिलहाल आप समझ लें, क्योंकि 30 की वजह से ही ये 4 साल और मिल रहे हैं ना, जो बंदा 30 नहीं करेगा उसको ये बोले 4 साल और मिलेंगे, तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड कहता है लाइफ कितने साल ले लें, 10 ईयर्स। लेकिन एक सवाल अब आपके जहनों में रह जाएगा, उसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट्स की बम्बार्डमेंट नहीं करनी होती कि 2007 में जब 1 मिलियन ये पे करेगा उस वक्त सर क्या एंट्रीज होंगी, वो 2007 में जब कभी आएंगे देखेंगे, सवालों में इंशाल्लाह देख लेंगे इस 1 मिलियन की फिर क्या एंट्रीज होंगी। तो इस सवाल को फिलहाल जरा जहन में साइड पे रख दें। फिलहाल मैं इधर खड़े होकर आपसे डिसीजन पूछ रहा हूँ, आपका क्या है, क्या समझना चाहिए। इंशाल्लाह 10 साल इसको इस्तेमाल करेंगे या 6 साल बाद फारिग कर देंगे, इंशाल्लाह 10 साल इस्तेमाल करेंगे। बड़ी सस्ती चीज़ मिल रही है, सस्ती का मतलब होता है इंग्लिश में मिनिमल, ना होने के बराबर पैसे हैं, एज कम्पेयर टू, ये ना कहिएगा सर 1 मिलियन मेरे लिए तो नहीं, एज कम्पेयर टू 30 मिलियन तो ना होने के बराबर है। तो आप बता दें जी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात लिखनी है, 14 मिलियन के साथ आपने क्या लिखा, महंगा, और 1 मिलियन के साथ आपने क्या लिखा। तो अगर रिन्यूअल बहुत सस्ती है, अच्छा एक सवाल नहीं क्लास के बाद आके पूछना, सर अगर ये एक क्या अमाउंट होगी, 3 मिलियन सस्ती होगी सर, या 4 मिलियन सस्ती होगी, या 5 मिलियन सस्ती होगी। प्लीज़ इस चक्कर में नहीं पड़ना, आई कैप का अल्लाह भला करे, मैं आई कैप के पास पेपर आपको दिखाऊंगा, इतना हैवी डिफरेंस डालता है कि बंदे को फौरन पता चल जाता है सस्ता क्या है। काश स्टैंडर्ड कह देता 30 का 10% सस्ता है, लेकिन स्टैंडर्ड ने कोई परसेंटेज नहीं दी, स्टैंडर्ड ने ओपन छोड़ दिया, सस्ता आपके ऊपर छोड़ दिया। आई कैप इतने आसान सवाल बनाता है कि फौरन पता चल जाता है ये चीज़ सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। तो प्लीज़ ये ना कहिएगा, लॉजिकल बात क्या थी जिसमें आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते कि 30 की मैं कोई परसेंटेज बता देता कि 30 का 10% ले लिया करो, तो वो आ गया 3 रुपये, तो 3 रुपये से कम है तो सस्ता है, 3 रुपये से ज़्यादा है तो महंगा है। नहीं, इस चक्कर में स्टैंडर्ड गया ही नहीं। तो इसलिए आई कैप के सवालों में इंशाल्लाह हम देखेंगे, फ़ौरन देख के पता चल जाया करेगा ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। और कंपेयर किसको कर रहे हैं, लाइफ को कभी नहीं कंपेयर करना, कंपेयर इस वाली रिन्यूअल वाले को ओरिजिनल वाले से कंपेयर करना है। 6 साल में कितने का मिल रहा है और 4 साल के लिए कितने का मिल रहा है, इसका मतलब है बहुत सस्ता मिल रहा है। तो जब सस्ता मिल रहा है तो अब इसमें बताएं हमारा जवाब क्या बनेगा। ऑप्शन 2 में हमारा जवाब क्या बनेगा, 30 को आज से ही इंशाल्लाह कितने साल पे डेप्रिशिएट करें या अमोर्टाइज करें, 10 ईयर्स पे। तो अब हमारी अमोर्टाइजेशन कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये स्प्रेड हो रही है कितने सालों पे, 10 सालों पे, और पिछले में स्प्रेड कितने सालों पे हो रही थी, 6 सालों। जी जी हाँ, इसी भाई बंद कर दें, फिर थोड़ी देर बाद चला दीजिएगा, या फिलहाल ऊपर करके देख लें, बनाना आप कर दें। ओके, ऑप्शन 1, लीगल लाइफ इज एज रिन्यूअल नॉट सस्ती, नॉट सस्ती, ये लफ्ज याद रखना है, एज रिन्यूअल इज नॉट सस्ती। ऑप्शन 2, ऑप्शन होना चाहिए था लफ्ज, ऑप्शन 2, लीगल लाइफ इज 10 years, एज रिन्यूअल इज सस्ती, रिन्यूअल सस्ती है। अमोर्टाइजेशन आपने निकालनी है, वो निकाल के रख लें पहले साल की,
30 डिवाइडेड बाय 6 5, ये ऑप्शन 1 में आ गया। ऑप्शन 2 में 30 डिवाइडेड बाय 10, ये 3 आ गया। हाँ, वो नेक्स्ट वाला 1 मिलियन इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि 2007 में इसका क्या करना है, लेकिन ये कॉस्ट हो गई है या होगी, जब ये 1 मिलियन होगा तब मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये 30 मिलियन की वजह से ही हमें 4 साल रिन्यूअल मिलनी है, इसलिए इस 30 को आप 10 साल पर डिवाइड। बाकी इंशाल्लाह ये आपके सवाल हैं बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन 6 है अगले सफ़े पे, इसमें इंशाल्लाह हम रिन्यूअल भी डालेंगे और वो जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी डालेंगे, शॉर्टर ऑफ वाला भी करेंगे, और वो जो आखिर में 1 मिलियन का क्या करना है उस तरह का भी एक सवाल बनाया हुआ है। ये सारे सवाल आएंगे, फिलहाल बस 2 काफ़ी हैं आज कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आप बता दें जी क्या हमारा कंक्लूजन बना कि अगर रिन्यूअल सस्ती है तो रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में डालें। बोलें, अगर रिन्यूअल सस्ती है तो रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में डालें। तो लीगल लाइफ 10 साल हो गई। अगर रिन्यूअल तो रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में ना डालें, लीगल लाइफ वही 6 साल ले लें आप। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लें। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि वो सवाल अब हम कर लें। पास पेपर का क्वेश्चन 7। पेज नंबर 24। Following information pertains to International Associates Limited. Intangible assets as at 30 जून 2015, पेज नंबर 24। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की हैं और उनको आगे 6, 7, 8, 10, 15 लेक्चर अपलोड हुए नजर आ रहे हैं, वो उनको जल्दी जल्दी कवर करें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। इनटैंजिबल एसेट्स एज एट 30 जून 15 बार एज फॉलोज। जी बोलें। यहां से क्या पता चला? जो मुझे पता चला मैं बता देता हूँ। ब्रांड एक से ज्यादा है, सॉफ्टवेयर एक है, लाइसेंस एक है। ये तो ना करे ना, तो बचपन वाली बातें। सिंगुलर प्लूरल कहते थे आप उसे, तो सिंगुलर है ये, प्लूरल है। क्योंकि नीचे जाके सॉफ्टवेयर बिक रहा होगा, आप कहेंगे कौन सा वाला, मैं कहूँगा है ही एक। इस सवाल में ये मसला आता है, बच्चे कहते हैं सॉफ्टवेयर सर कौन सा वाला बिके 80 मिलियन में से? एक ही है, अब वही बिक गया है, मैं क्या करूँ? तो ये भी देखना होता है ना पेपर में। ओए एस लग गया सी, इथे एस नहीं लग, नहीं मैनू की हो जाता है। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ ब्रांड्स की और लाइसेंस की लाइफ इनडेफिनिट है, यानी पता नहीं चल रही। अच्छा मुझे ये बता दें, ब्रांड्स क्यों इंटेंजिबल्स में आ रहे हैं? ये क्या बात है, ब्रांड्स क्यों इंटेंजिबल्स में आ रहे हैं? ये ब्रांड्स कौन से वाले होंगे? परचेज वाले होंगे। तो लिख लें परचेज्ड ब्रांड्स होंगे ये, इसलिए कहाँ नजर आ रहे हैं? इंटेंजिबल, क्योंकि अगर खुद बनाए होते तो इंटेंजिबल में नजर ना आते। अच्छा, ये 30 जून 15 मुझे बताएं हमारे साल का पहला दिन है या आखिरी दिन है? रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चलेगा ये 30 जून 15 हमारे साल का आखिरी दिन है या पिछले साल का आखिरी दिन है। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल। आइए 16 वाला आप कोई नोट बनाते थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, उस टाइप का एक नोट मांग रहा है। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स फॉर इंक्लूजन इन आईएएल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद खाला जी के स्टैंडर्ड। 2016 हमारा एंड है, तो ये 30 जून 2015 क्या ये हमारे साल के ब्रॉड डाउन्स हैं? बिल्कुल। या पिछले साल के कैरेट डाउन्स हैं? पिछले साल के जो कैरेट डाउन होंगे वो हमारे साल के क्या बनेंगे? ब्रॉड डाउन। लेकिन मोहतरम ये तो इनकी कॉस्ट का कैरेट डाउन है पिछले साल का। पिछले साल के अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट भी चार्ज हुई होगी, तो इसकी अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी आ रही है या इंपेयरमेंट होगी, और इसकी
48, इनकी इंडेफिनेट लाइफ है, इसलिए बोले ये अमोर्टाइज आज तक नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए अमोर्टाइज? ओके, इसको स्टार्ट, हाँ इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारते होंगे, नहीं इंपेयर हुआ होगा, टेस्ट से गुजारते होंगे लेकिन इंपेयर नहीं हुआ होगा। मार्कर किधर है? अच्छा, ये इंटेंजिबल्स का या किसी भी चीज का नोट कैसे बनता है ये आपको शायद आइडिया हो। ये बिल्डिंग का अकाउंट है, 100 रुपए की बिल्डिंग हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने 50 रुपए की खरीद ली, 10 रुपए की बेची या 10 रुपए वाली बेची? 10 रुपए वाली बेची, यहां कॉस्ट आती है कैरी डाउन 140, accumulated depreciation brought down 105, इम्पॉसिबल। क्यों? 100 की कॉस्ट है, तो हो सकता है अभी तक ये डेप्रिशिएट हुए हों 20 रुपए। इस साल की डेप्रिसिएशन फर्ज करें 10 रुपए, चलिए कुछ और कर लें ऊपर, इस साल की डेप्रिसिएशन 12 रुपए। डिस्पोजल की कॉस्ट 10 है, तो डेप्रिसिएशन तो इससे कम होगी या बराबर होगी, तो डिस्पोजल की 6 रुपए कर लें, मेरी क्लास है, मेरी मर्जी। कैरी डाउन 20 में 12 माइनस 6 कितना आ गया? 26। ये IAS 16 का डेटा है आपके सामने। इसे नोट कैसे बनता था? नोट बनाने आता है आपको? आज आपने घर जाके बताने मैंने नोट बनाना सीखा है, अब्बू मैंने नोट बनाना सीखा है। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बता दें, कॉस्ट की जगह अब आप बड़े हो गए ना, प्रोफेशनल लफ्ज यूज किया करें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इस तरह बोला। चलिए वापस आ जाए, और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलें जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग बताएं जी, 100, एडिशन 50, डिस्पोजल 10, क्लोजिंग 140, accumulated depreciation opening 20, depreciation 12, disposal पी का सैर करने को दिल चाह रहा है। accumulated amortization का कैरी डाउन मेरे पास पहुंचा है कितना? 26। अच्छा, इधर भी आपको पता है बीवी आती है जी, बताएं 114, लेकिन ये बीवी आपको टी काउंट्स में नजर नहीं आएगी, लेकिन ये बीवी आपको नोट में नजर आएगी। अच्छा, तो ये कैरी डाउन क्या थी? कॉस्ट। ये कैरी डाउन क्या थी? तो कैरी डाउन कॉस्ट में से कैरी डाउन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, तो ये क्लोजिंग बुक वैल्यू निकला। इट इज कॉल्ड एज नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? अब हम किसका नोट बनाने लगे हैं? बोले इंटेंजिबल्स का। ये कर लें, देख लें, तस्वीर खींचनी है, नहीं याद किसी को आ रहा तो तस्वीर खींच लें, अगर किसी को नोट भूला हुआ है। नोट कुछ भी नहीं है सिवाय टी काउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। बोलें, आपने घर में जाना है, घर में जाके ना जेब से नोट निकाल के नोट कुछ भी नहीं है, नोट कुछ भी नहीं है सिवाय स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन, टी काउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। और जो नॉन अकाउंटेंट होता है उसको क्या समझ आएगा? नोट समझ आएगा। स्टेट टी काउंट तो जरा मुश्किल होगा समझाना। जो अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट को डॉक्टर साहब भी होंगे, शायद अंदाजा लगा लें कि साल के शुरू में इतनी चीजें पड़ी हुई थी फिर नहीं खरीदी,
और फिर इतने वाली बिक गई, अब इतनी पड़ी रह गई, हल्का फुल्का कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए नॉन अकाउंटेंट भी नोट समझ सकता है। तो नोट टी अकाउंट की किस फॉर्म में प्रेजेंटेशन है? स्टेटमेंट फॉर्म में। अच्छा, ये नोट कहाँ होता है, किसी को पता है? पैकेजेस लिमिटेड में होता है। अच्छा, ये अगर आप जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर लें गूगल पे लिख के, आज पैकेजेस लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2019 या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप डाउनलोड कर लें, तो ये इसमें शुरू में तो कोई 30-40 सफ़े होंगे, आपको नहीं इसकी कुछ इससे बॉदरेशन। तस्वीरें देखेंगे घर जाके, हाथ धोगी। चलो आगे। अच्छा, तो ये पता नहीं क्या शुरू में इन्होंने किया हुआ है। हम अपने कोई काम की चीज़ ढूंढते हैं। ये कंपनी लॉ में कुछ लिखा हुआ था कि उर्दू में भी चीज़ें बतानी है। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले मिलेगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको मिलेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई पॉज करो ज़रा। अच्छा, ये इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको सबसे पहले मिलेगी बैलेंस शीट। ये जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुरू हो गई हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इसमें अनकंसोलिडेटेड का लफ्ज़ छोड़ें भी, ये क्या लिखा हुआ है जी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट में कैपिटल वगैरह आ रहा होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ रही होंगी, करंट लाइबिलिटीज आ रही होंगी। तो सबसे पहले क्या आता है बोलें? बैलेंस शीट। इसके बाद क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें सेल से शुरू हो रहा है। अच्छा, सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, बोले एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखें, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ 30 नोट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल देखनी है तो नोट में जाके देख लो। अच्छा, इनके कोई इनटेंजिबल्स हैं बैलेंस शीट में? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किस नोट में मिलेगा? 18 में। और इनटेंजिबल्स किस नोट में मिलेंगे? 21 में। 20 इनके पास कितने के इनटेंजिबल्स हैं? 65,000 के, नहीं थोड़े बड़े हो जाएं। 65 मिलियन के इनटेंजिबल्स पे इन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड लगाया हुआ है? IAS 38। अच्छा जी, बैलेंस शीट फारिग हो गई। आगे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, आगे क्या बना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बोले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके बाद आगे क्या बना हुआ है जी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और पांचवी चीज किसी को पता हो? नोट्स। नोट्स आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ये नोट्स, बैलेंस शीट 2 सफ़े पे, 1 सफ़े पे थी, प्रॉफिट एंड लॉस 1 सफ़े पे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी 1 सफ़े पे, कैश फ्लो 1 सफ़े पे। ये नोट्स कम से कम 40-50 सफ़ों पे होते हैं। इसमें से काफी हमारे सिलेबस के अंदर है। ये वाला नोट सवाल ने आज मांगा है कि IAS 38 का नोट बना दें जाके। अब IAS 38 का नोट आपने कौन सा नंबर देखा था नोट का? 20। तो हम किस पे हैं अभी? 1 पे। ओ तेरी खैर, छिक के रखें। कहां तक पहुंच गए? 15 तक। ये बीच में को मुझे लगता था PPE का नोट गुजरा है। बहरहाल हम इंटेंजिबल्स के नोट पे आते हैं। ट्वेंटी वन क्या आ गया जी? इंटेंजिबल्स। दिस रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर वेबसाइट डेवलप की हुई है, ये भी इंटेंजिबल। और कोई ERP सिस्टम है इनका, ठीक है जी। कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग, ओपनिंग आ रहा है, एडिशन आ रहा है, डिलीशन आ रही है, क्लोजिंग आ रहा है, कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन,
ओपनिंग आ रहा है, अमोर्टाइजेशन आ रही है, लेवल अपना चेक करें जैसे बढ़ता जा रहा है, और ये आ रहा है क्लोजिंग आ रहा है। इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट वगैरह भी कोई इनके नहीं है, अंडर डेवलपमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस कोई नहीं है। ये क्लोजिंग बुक वैल्यू आ गई और ये इन्होंने उसकी कोई अमोर्टाइजेशन वगैरह दी हुई है। तो इनटेंजिबल्स इनके इतने ज़्यादा हैं कि इनको कॉलम बनाने पड़े, या असल में सॉफ्टवेयर वेबसाइट टाइप चीज़ों की एक ही नेचर होती है, तो इन्होंने एक ही के अंदर शो कर दिया इसको। लेकिन असूली तौर पे अगर एक से ज़्यादा इंटेंजिबल हों तो आपको बेहतर है अलग अलग शो करें। जैसे कि देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा पीपीई का नोट। तो पीपीई का नोट आपने जो IS 16 के अंदर सीखा हुआ है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ये थोड़ा सा उल्टा के इसने बनाया हुआ है, आप ऐसे बनाते थे, इसने ऐसे बनाया हुआ है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और ये सारी चीज़ें। तो अब आपको समझ आ गया इसने मांगा क्या है। बैलेंस शीट मांगी है, P&L मांगे, या कैश फ्लो मांगी है, या नोट मांगा है। तो नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे एंड पे आते हैं, सबसे एंड पे आते हैं। और ये जो नोट का टोटल होता है, बोलें बोलें बोलें, नोट का टोटल ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के फेस पे जाता है। जरा देख लेते हैं, फिगर वही वाली है, नोट नंबर 21 जी। क्या फिगर आ रही है, यही वाली 65 मिलियन वाली आ रही है। तो ये फिगर ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर किसी ने इसका ब्रेकअप देखना हो तो ये वहां पे अवेलेबल है। 274 मिलियन के हैं हमारे पास पड़े हुए, लेकिन ये अमोर्टाइज कितने हो चुके हैं, 209 मिलियन। इनकी बीवी कितनी रहेगी, ये सिर्फ 65 मिलियन। तो इस तरह का इसने नोट मांगे, वो हम बना लेते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। तो हम कितने कॉलम बनाएं जी, 3। कौन कौन सा, ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंसेस। क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंटरनेशनल एसोसिएट लिमिटेड। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा आपने लिखना है पेपर में। फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2016 जी। ये तो जगह हो जाएगी कॉस्ट अकोमोडेशन के लिए। इधर क्या लिखें, ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस। एक कॉलम और छोड़ दें, शायद कोई चीज़ आ जाए। मैं नज़र मार लेता हूँ, नहीं इससे और कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। कॉलम और छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस रजिस्टर पे इसी के मुताबिक प्लानिंग कर लें। टोटल आ जाए तो वो बेहतर है, टोटल की जगह भी आपको छोड़नी चाहिए वैसे। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है बता दें जरा, स्टार्ट कहाँ से करना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट भी कह सकते हैं इसे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। और इधर बोलें बोलें, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इस सवाल में वैसे है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है लेकिन नीचे कहीं डेटे में उसने नहीं मांगी। ये आपने नोट करने के लिए वो बंदा रखा हुआ है या खुद ही नोट कर रहे हैं, बंदा रखा हुआ है। अच्छा चलें, ठीक है। ओपनिंग, ओपनिंग बता दें जी, पिछले साल के जो क्लोजिंग है 280 और 15, और अमोर्टाइजेशन 40 और 48, 280 और 15। एक और है वैसे एसेट, वो नीचे और आ रहा है, एक कॉलम और डालना पड़ेगा, मादरत। जगह बना लीजिएगा, आपको जगह बनानी आती है। थोड़ी सी पहले जगह निकाल लें, उससे ब्रांड से पहले जगह निकाल लें, साथ में लेकर रजिस्टर ले लें। अच्छा जी, पॉइंट 2 बढ़े जी, पॉइंट 2। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आ प्रोजेक्ट। ये कोई प्रोजेक्ट है जिसपे हम खर्चा कर रहे हैं टू इम्प्रूव IAL एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के नाम से कोई इंटेंजिबल हम इसका रिकॉर्ड कर देंगे ना, ये ब्रांड है ना सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसिव इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IAL एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर।
यार ये मुझे बताएं, अगर कोई चीज़ में अरसा बताया गया हो कि इतने अरसे में खर्चा हुआ है, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है? ये परचेज की है या खुद बनाया है? सोचें ज़रा, सोचें ज़रा। कोई बंदा अगर घर में शिफ्ट होता है तो क्या कहता है, यार मैंने 2015 में बनाना शुरू किया था, 18 में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पीरियड बता रहा होता है, 15 में बनाना शुरू किया था, 18 में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ से हमें क्या फीलिंग आती है कि खरीदा है इसने खुद बनाया है। और अगर कोई बंदा आके कह दे, यार 1 जनवरी 20 को मैंने ये घर लिया था, तो फिर ये परचेज है या खुद बनाया है? मुझे बता दें, पीरियड दे रहा है या डेट ऑफ परचेज दे रहा है? आपको पीरियड से क्या फीलिंग आ रही है कि ये इंटरनली जनरेट हुआ है इस अरसे में, या मैंने बस खरीदा है बाजार जाके पैसे देके? इंटरनली जनरेट हुआ है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट नहीं लिखा हुआ था ऊपर, इंटरनली जनरेट कर रहा हूं मैं। ये जो पीरियड का लफ्ज है यहां से अंदाजा हुआ करेगा, ये कॉस्ट ओवर द पीरियड स्प्रेड है। तो स्प्रेड किस चीज की कॉस्ट होती है? जो बनाई जाती है या जो खरीदी जाती है? जो बनाई जाती है। तो ये बड़ा सिंपल सी बात थी, ऐसे आपको देख के समझ आ जानी थी। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज फॉलोज। पीरियड रुपीज इन मिलियन अप टू जून 15, ये पिछले साल तक है, ये देख लेना। पिछले साल तक कितना खर्चा हो चुका था प्रोजेक्ट पे? 20 मिलियन। इस साल कब से कब तक खर्चा हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब अगले 3 महीने रहते हैं, अप्रैल, मई, जून। लेकिन हमने लेबोरेटरी कब ताला लगा दिया, साइंसदानों को रवाना कर दिया होगा? मार्च में हमने साइंसदानों को ताला लगा के रवाना कर दिया होगा कि भाई लेबोरेटरी बंद होगी है, अब आप जाएं। और जिन्होंने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है उनको तो पता है कि ये क्योंकि 30 जून चल रहा है ना साल, तो जुलाई फिर ये साल का पहला दिन है, तो जुलाई साल का पहला दिन है और मार्च 9वां महीना है। अप्रैल मई जून के बाद साल पूरा खत्म हो जाना है हमारा। तो नीचे से क्योंकि रिक्वायरमेंट हम पढ़े हुए हैं 30 जून 16 है, 31 दिसंबर 16 नहीं है, 30 जून 16 है। तो हमारे साल में मुझे बता दें कितने महीने साइंसदानों को हमने तनख्वाह दी? तो किस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई? कब शुरू हुई थी? शायद पिछले साल। ना 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 ना, जुलाई में शुरू नहीं हुई थी, शायद पिछले साल में। इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं कितने सालों से चल रही है। अप टू जून 15 का खर्चा है, पिछले सारे सालों का अगर कोई भी खर्चा हो सारा मिला मिलू के उसने दे दिया। तो पिछले साल तक कितना खर्चा हो चुका था? 20 का। इस साल 9 महीने कितना खर्चा हुआ? 45 का। अब इसमें से हमने अच्छा और बुरा अलग करना है बस। इसमें से कुछ को खर्चे में डाल देंगे और कुछ को कैपिटलाइज कर देंगे। मुझे बताएं, जो खर्चे में डालेंगे वो नोट में लेके जाएंगे, या जो कैपिटलाइज करेंगे वो नोट में लेके जाएंगे? अभी वो जो आपको 65 मिलियन नजर आ रहा था वो बैलेंस शीट में नजर आ रहा था, तो जो बैलेंस शीट में चीज नजर आती है वो कैपिटलाइज वाली नजर आती है ना। तो कैपिटलाइज वाला इसमें से अलग करना है या एक्सपेंस वाला? अब हम क्या करें, जनरल एंट्रीज करने बैठ जाएं, रिसर्च और डेवलपमेंट को अलग अलग करने बैठ जाएं, या सिर्फ इस पूरे डाटा में से कैपिटलाइज वाली अमाउंट उठा के वहां लिख दें? बाकी हमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस 20 और 45 में से कैपिटलाइज वाली अमाउंट ढूंढ लें। 1 मिनट दे रहा हूं आपको। ये लाइन इसको छोड़ें। कैलकुलेटर पकड़ें, डू नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, और कैपिटलाइज वाली अमाउंट मुझे बता दें। बताएं बताएं। जी, एक्सपेंसेस और इनकम इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। एक्सपेंसेस इवनली हो रहे हैं। ऑन 30 सितंबर 2015 फील करें, इन दोनों के दरमियान की एक डेट दे रहे हैं। जुलाई पूरा गुजर गया, अगस्त पूरा गुजर गया, सितंबर पूरा गुजर गया। 30 सितंबर यानी हमारे साल के कितने महीने? 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर। On 30 September it was established that project is viable,
इसका मतलब है बिफोर 30 सितंबर इट वाज। तो यहां से आपको क्या फीलिंग नजर आ रही है कि क्या करवाना चाह रहा है, 30 सितंबर से पहले क्या करवाना चाह रहा है और बाद में क्या करवाना चाह रहा है, क्या फीलिंग आ रही है कि ये इससे पहले को अच्छा 6 क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन 6 क्राइटेरिया का लफ्ज़ अब ICAP लिखता नहीं है बच्चों के लिए, वो तो बच्चों को बिल्कुल देखते ही पता चल जाता था 6 क्राइटेरिया। अच्छा यार ये बात समझ आ गई। अब कुछ ऐसे लफ्ज़ ICAP बीच में डाल देता है जिससे बच्चा ज़रा सोचे। तो अब बता दें कमर्शियली वायबल अगर 30 सितंबर को हुआ तो इसका मतलब है इससे पहले कमर्शियली वायबल, यानी मार्केट इसको एक्सेप्ट हमारे ख्याल से नहीं करी थी 30 सितंबर, लेकिन 30 सितंबर तक जब हम पहुंचे चीज़ इस काबिल हो गई कि अब मार्केट में हमने पूछा लोगों तो लोगों ने कहा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऑन 30 सितंबर 15 इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। अब बता दें 30 सितंबर से पुराने वाला सारा खर्चा कौन सा है, ये पूरा 20, ये भी 30 सितंबर से पहले वाला है, ये तो आगे आए 45 के तोड़ के 2 हिस्से करेंगे। 45 की तनख्वाह कितने अरसे साइंसदानों को दी, 9 मंथ्स आपने साइंसदानों को तनख्वाह दी। इसमें से जुलाई अगस्त सितंबर की तनख्वाह तोड़ के 45 में से इसे भी कहां डाल देंगे, एक्सपेंसेस में, और बाकी 45 में से जो 15 निकाल दिया बाकी कितना बचा, उस 30 को क्या करेंगे, नोट में एडिशन के नाम से डालेंगे या ओपनिंग के नाम से। ओ भाई ये खर्चा इस साल हो रहा है, इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग बुक वैल्यू क्यों 0 है, 20 क्यों नहीं है ओपनिंग बुक वैल्यू, ये तो पिछले साल भी वायबल नहीं था, तो पिछले साल भी ये खर्चा ही रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इसमें से 45 में से पहला वाला 15 भी गया, कितना बचा, 30। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल, ये डेट तो यही वाली है, मार्च 16 का एंड होगा ना, ये 31 मार्च 16 होगा, तो ये 31 मार्च 16 है। और प्रोजेक्ट बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम, बिकेम ऑपरेशनल का मतलब कल मैंने आपको एक बताया था कि R&D डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये चीज हैंड ओवर कर देते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर के लिए ये चीज क्या हो गई है, ऑपरेशनल हो गई। ऑपरेशनल से क्या मतलब आपको समझ आ रहा है, अब इस प्रोसेस से हमने प्रोडक्शन प्रोसेस से प्रोडक्शन शुरू कर दी होगी। अब इस इंटेंजिबल से जो फायदा हमें हासिल होना तो वो फायदा हासिल होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब आप मुझे कुछ बता दें बातें इसके बारे में कि वो जो हमने कल बातें लिखी थी, डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुई, प्रोबेबली लास्ट ईयर, या उससे पहले कभी स्टार्ट हो गई होगी, उससे मुझे कंसर्न नहीं है क्योंकि सारी बुरी वाली है। प्रोबेबली लास्ट ईयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अच्छा, क्राइटेरिया कब मीट हुआ, क्राइटेरिया कब मीट हुआ, 30 सितंबर 2015 को क्राइटेरिया पूरा हो गया। और मुझे बता दें डेवलपमेंट कंप्लीट कब हो गई, बोलें बोलें बोलें, 31 मार्च को प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया। ये लाइन भी लिखी हुई थी, यहां से भी पता चल रहा है कि 1 अप्रैल को प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया। एक और इंडिकेशन भी है, 31 मार्च को हमने R&D डिपार्टमेंट बंद कर दिया। तो अब आप मुझे बता दें डेवलपमेंट मुकम्मल कब हो गई, 31 मार्च 16 को। तो अब अगर मैं आपके सामने वो कल वाली टाइमलाइन बनाऊं तो हमारा साल कब शुरू होगा, 1 जुलाई 15 को, ख़त्म कब होगा, 30 जून 16 को। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 12 महीने हो गए। और ये कौन सा साल है, बोले 30 जून 15 वाला साल। तो ये 2015 वाला साल है, 30 जून 15 वाला, और ये 2000 जी। पिछले साल कितना खर्चा हुआ, पिछले साल कितना खर्चा हुआ, पता नहीं कब से हो रहा है, मैंने ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। ये 30 जून 15 आ गया, और इस साल सितंबर तक क्या चलती रही, बोले बोले बुरी वाली डेवलपमेंट। और फिर 30 सितंबर 15 से ऑनवर्ड्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक क्या चलती रही। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने हैंड ओवर कर दिया क्योंकि प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया था। 3 महीने क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे, 3 महीने अमोर्टाइज करेंगे।
तो बता दें इस सारे खर्चे को कहां डालेंगे? 30 सितंबर 15 तक के खर्चे को एक्सपेंस में, इस 6 महीने के खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे और इसके बाद एसेट को क्या करेंगे? अमोर्टाइज। कब तक वर्क इन प्रोग्रेस कहते रहेंगे? 31 मार्च 16 तक वर्क इन प्रोग्रेस कहते रहेंगे और 31 मार्च 16 को ये इंटेंजिबल मुकम्मल हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा डेटे को हमने एनालाइज किया था, मेरा नहीं ख्याल ये नोट करने की ज़रूरत है, बस बात समझानी मकसूद थी। और अगर खींच तान के आपने वो वाली एक और चीज़ करनी है तो वो भी बेशक देख लें। पिछले साल 20 का खर्चा हुआ है और इस साल 45 का खर्चा हुआ है, लेकिन ये 9 महीने हुए, ये 12 महीने नहीं हुआ। फ्रॉम जुलाई टू, अब इस 45 को अगर तोड़ना है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे या 45 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे? ये कॉन्सेप्ट कल दिया था आपको। 45 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 3, इसको क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है, रेड सिग्नल। और 45 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 6, इससे क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। एडिशन। अब इसमें ना आई के पैसे ही कोई खास ज्यादा रेफरेंसेस नहीं दे रहा, बस वर्किंग्स के नंबर दे देता है, ए कर दें 2 कर दें, जो भी। वर्किंग 1 बस आप सिंपल 45 को पकड़ें। 45 कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 45 को पकड़ के डिवाइड करें 9 मंथ से और मल्टीप्लाई करें 6 मंथ से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या जवाब आया? 30। इस 30 को क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें। इस 30 को कैपिटलाइज कर दें। प्रोडक्शन प्रोसेस, या छोटा सा वर्किंग का रेफरेंस आपने देना है, वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें। जनरल एंट्रीज नहीं करनी हमने। बाकी खर्चा क्यों नहीं डाला इधर? क्योंकि अभी हम देख के आए इंटेंजिबल्स में तो एसेट जाते हैं बैलेंस शीट के फेस पे, तो हमने सिर्फ एसेट डाला इधर। साथ ही निकाल लें अमोर्टाइजेशन या वेट कर लें? साथ ही निकाल लेते हैं, इसमें लाइफ दी हुई है, लाइफ दी हुई है। ओके चलें जी। अच्छा, ये जो मैंने लाइन काटी थी ना, अब इससे पहले एक और लाइन असल में पढ़ानी है, वो आप एंड पे पढ़ लें। IL यूजेस कॉस्ट मॉडल टू वैल्यू इंटेंजिबल्स, यानी फेयर वैल्यू मॉडल नहीं यूज हो रहा, वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हो रहा। एंड अमोर्टाइज देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब ये लाइन पढ़ लें और ये अंदाजा लगाया गया है कि ये जनरेट करेगा कॉस्ट सेविंग 10 मिलियन की पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक हमें कितने पैसे बचा के देता रहेगा? 10 मिलियन। हमने क्या पढ़ा था कि इनटेंजिबल या एसेट क्या होता है? या तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट सेल बढ़ाने की सूरत में देते हैं या कॉस्ट सेव करने की सूरत। ये अगले 10 साल तक हर साल 10 मिलियन कॉस्ट सेव करता रहेगा के लिए मैं ये 10 मिलियन उसने ऐसे परेशान करने के लिए डाला था, क्योंकि हमने कोई अमाउंट्स इस 10 मिलियन को कुछ नहीं करना। क्या ये प्रोजेक्ट का खर्चा है या हर साल 10 मिलियन बचा के देगा? मैं कह दूं ये हर साल इंशाल्लाह 20 मिलियन की सेल करेगा, तो इसका फिर अमोर्टाइजेशन या कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बस फ्यूचर की सेविंग हमें बता रहा है। तो फ्यूचर की सेविंग को इग्नोर करें, बस फ्यूचर की सेविंग का क्या करना है आप मुझे बताएं। मैं अमोर्टाइजेशन पर्पस के लिए किसको यूज करूं? 10 मिलियन को यूज करूं? यस, 10 ईयर्स को, सॉरी 10 ईयर्स को यूज करूंगा। तो कितने साल फायदा देगा? 10 साल फायदा देगा। अमोर्टाइजेशन निकाल दें, कब से कब तक की निकालनी है ये जरा बता दें। 1 अप्रैल से लेके पता नहीं किस साल के 1 अप्रैल तक ये फायदा देगा। 10 साल फिर पूरे होंगे, यहां से गिनना शुरू, ये 10 साल इस तरह बनेंगे। उस 10 साल में से हमने सिर्फ कितने साल अमोर्टाइज करने? 3 महीने। जी बताएं अमोर्टाइजेशन क्या निकली? कॉस्ट पकड़ें कितनी? 30।
30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, वो कितना 0.75। जरा सोल्यूशन में जाके कोई बंदा देख ले, उधर 1 लिखा हुआ है या 0.75 लिखा हुआ है। ऐसा ना हो मैं सोल्यूशन में कुछ और लिखा हो, इधर कुछ और लिखा हो। राउंड करके इसको 1 मिलियन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। एग्जामिनर कोई नंबर 0.75 भी लिखा हुआ, 0. अमोर्टाइजेशन, चलिए आगे आ जाए। 0.3। अच्छा, दोनों की एंट्रीज क्या हुई हैं भैया, एंट्रीज तो बता दें। एंट्री क्या होगी इस 30 की, इस 30 की इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, और इसकी अमोर्टाइजेशन डेबिट अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। पैंतालीस में के तोड़ के आपने कितने हिस्से कर दिए, 2। 45 में से 30 को क्या कर दिया, कैपिटलाइज। और 15 को, अगर 15 की जनरल एंट्री मैं पूछूं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और 30 की जनरल एंट्री पूछूं इंटेंजिबल डेबिट, बाकी 20 की एंट्री मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वो पिछले साल हो गई होगी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी 0.3। ऑन यकम अगस्त 2015 IEL entered into an agreement to acquire ERP सॉफ्टवेयर। यहां तक रुक के बताएं, आगे पढ़े बगैर। किसने ERP सॉफ्टवेयर खरीदा, बिल्कुल गलत है। entered into an agreement to acquire, अभी एग्रीमेंट किया है किस चीज का, खरीदने का। entered into an agreement to acquire, मुआहिदा कर लिए कि मैं खरीदूंगा, which would replace its existing software, which would replace its existing software। कहीं सवाल में गिवन है ऑलरेडी, तो ये वाला सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्री नहीं करनी, पुराना जा रहा है नया आ रहा है। रिप्लेस का मतलब होता है वो नया आप अलग बंदे से खरीद रहे हैं, पुराना पता नहीं किससे आपने, वो बस फारिग कर देंगे, तो रिप्लेस होगा। रिप्लेस मीन्स कि वो पुराना चला जाएगा, अब नया सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, पुराना अनइंस्टॉल हो जाएगा, नया इंस्टॉल हो जाएगा। On Yakam August 15, IEL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its. The new software became operational on. अच्छा, ये इंटरनली जनरेट करना है, एक्वायर करना है, एक्वायर करना है। तो भाई एक्वायर की हुई सारी चीजें इंटेंजिबल होती हैं, खरीदी हुई हर चीज। ये बहस पिछले पॉइंट में आपने मेरे से नहीं करवाई थी, मादरत। ये क्यों इंटेंजिबल है प्रोडक्शन प्रोसेस, ये मानना इंटरनली जनरेट हो रहा है, ना ये ब्रांड है, ना ये मेथड है, ना ये पब्लिशिंग टाइटल है। तो ये इंटरनली जनरेट होने की वजह से इंटेंजिबल था, और इसमें तो बहस ही नहीं करने की जरूरत कि इंटेंजिबल है या नहीं, क्योंकि एक बड़ी सी लाइन लिखी हुई है क्या, एक्वायर। एक्वायर किया हुआ तो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल। इंटरनली जनरेट में कभी बहस हो सकती है कि इंटेंजिबल है या नहीं। कल वाला जो सेट ए और सेट बी बना के दिया था, सेट 1 और 2 और ए और बी हेडिंग दी थी। On Yakam August 15, IEL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing software. The new software became operational on Yakam April 16। ऑपरेशन मींस कुछ दिन में आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया होगा। तो एग्रीमेंट हुआ यकम अगस्त 15 को, इस डेट को हम काट देंगे। हमने किस दिन से नया वाला अमोर्टाइज करना शुरू करना है, यकम अप्रैल 16 को। अच्छा, आगे सवाल के अंदर जो है वो चले तो लिखा हुआ है IEL incurred following expenditure in respect of ERP सॉफ्टवेयर। अब अगेन वो इशू आएगा, कैपिटलाइज या एक्सपेंस, कैपिटलाइज या एक्सपेंस, कैपिटलाइज या एक्सपेंस आउट, तो वो आप मुझे बता दें। परचेज प्राइस, इसको जरा मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ अभी सुबह सुबह बताया, एडवर्टाइजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग, एक्सपेंस आउट। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, नहीं पढ़ा लेकिन खुद बताएं। कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ERP, और भाई इट इज मेजर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो आप इम्प्लीमेंट किए बगैर कर ही नहीं सकते इसको।
जिसको आप कहते हैं नेसेसरी कॉस्ट, तो ये नेसेसरी कॉस्ट है तो कंसल्टेंसी चार्जेस विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके, इसका क्या करना है भाई? अजम्पशन लेनी पड़ेगी, ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अजम्पशन आसान वाली लेनी चाहिए, अजम्पशन आसान वाली लेनी चाहिए आसान वाली अजम्पशन ये है कि इसको एज्यूम कर लें ये नॉन रिफंडेबल है, फिर फ़ायदा क्या होगा एसेट की कॉस्ट में पड़ा रहने दें, पेपर में बेशक नीचे नोट डाल दीजिएगा, आई एज्यूम सेल्स टैक्स इज नॉन रिफंडेबल मैं नॉन रिफंडेबल एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए 115 को एसेट की कॉस्ट में 115 में अगर को 15% पड़ा वैसे एसेट की कॉस्ट में पड़ा रहने दें। कल की क्लास के स्टार्ट में आपने मुझे याद कराना है कि अगर यहाँ लिखा होता रिफंडेबल तो फिर इसको क्या करते, वो फिर मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ये मुझे पैसे वापस, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। छोटी सी एग्जांपल कराई थी, रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास 1 में करवाई थी, वो एग्जांपल रिवाइज कर लीजिएगा। अब बता दें जी 115 पे डालूं या 115 जमा 5 पे न्यू, 115 पे डालूं या 115 जमा 5 पे डालूं न्यू एसेट, तो एडिशंस में कितना डालेंगे और डिस्पोजल में 80, मैं कॉस्ट साइड की बात कर रहा हूं, एडिशन में कितना डालेंगे और डिस्पोजल में 80। क्लियर? अच्छा आगे चलें। ERP सॉफ्टवेयर हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 15 years, लेकिन प्लीज पुराने की लाइफ कितनी आ रही है? पुराने की लाइफ कितनी थी? 5 years। और नए की लाइफ 15 years। पुराना मुझे बताएं कब तक इस्तेमाल, नहीं नए की लाइफ में एक और भी बात है आगे, वो मैं भी करता हूं। पुराना मुझे बताएं कब तक इस्तेमाल होता रहा होगा। The existing software has become redundant and is of no use for the company। existing software को मैंने redundant कर दिया है और कहते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई यूज़ नहीं है। और सिंपल सी बात लिख लें, अनइंस्टॉल, बस अनइंस्टॉल कर दिया, existing सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, बेच भी नहीं सके किसी को। तो लैंड बिल्डिंग तो शायद बेची जाती है, लेकिन इंटेंजिबल्स अक्सर ऐसे होते हैं कि आपको फेंकने ही पड़ते हैं, इनमें को बेच के किसी से पैसे नहीं आए हमारे पास। तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हमने क्या कर दिया जी? अनइंस्टॉल कर दिया, रिडंडेंट कर दिया। अब ये किसी के फायदे का नहीं है। ओके, अब आप हजरात मुझे जरा जनरल एंट्रीज बता दें क्या बनेंगी, ऐसे ही टाइम जाया करने के लिए। जनरल एंट्रीज, नए के खरीदने की एंट्री बताएं। सॉफ्टवेयर कौन सा वाला? न्यू वाला। डेबिट और एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितनी कॉस्ट थी? 115 जमा 5, लेकिन एक और भी तो था ना, कितने रुपए थे? 2 रुपये टोटल। तो 122 रुपये का हमारा खर्चा हुआ था, उसमें से कैपिटलाइज कितना करेंगे? 120, और 2 किस में डालेंगे? ये क्या होगी? नए की जनरल एंट्री, नए की जनरल एंट्री होगी। अच्छा जी, नए की अमोर्टाइजेशन निकलवा दें, वो पहले पे जरा ठहरें, पुराने को डिस्पोज करा दें। चले पुराने को डिस्पोज करा दें, पुराने को डिस्पोज। रिडंडेंट अनइंस्टॉल करने की एंट्री, बोलें बोलें बोलें। कैश डेबिट आया नहीं? 0, ठीक है, नहीं आया। कैश डेबिट 0, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट। अच्छा, और बोलें बोलें बोलें। सॉफ्टवेयर ओल्ड, इसकी कॉस्ट आएगी यहाँ पे, इसकी कॉस्ट कितनी? 80, वो ऊपर से आ रही है। लेकिन प्लीज अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इसकी 48 नहीं है। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन इसकी 48 तो ओपनिंग अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है। आपको पता है ये हमारे साल भी इस्तेमाल हुआ होगा। अब आप मुझे बता दें न्यू सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कब हुआ? तो फिर पुराना सॉफ्टवेयर सवाल ने तो नहीं बताया कब रिडंडेंट किया, लेकिन जरा सोच के बता दें। जाहिर सी बात है, एक रिप्लेस का लफ्ज़ उसने लिखा हुआ था, रिप्लेस कर देगा नया सॉफ्टवेयर पुराने को। इसका मतलब है फिर पुराना कब तक यूज होता रहेगा?
जब तक नया इंस्टॉल नहीं हो जाएगा। रिप्लेस वाला तो लिखा होता है, रिप्लेस तभी चीज़ होती है, उस चीज़ के बगैर हमारा गुजारा नहीं चल रहा था, तो पुरानी रिप्लेस करके नई हम लाए। तो इसका मतलब है लिखा तो नहीं हुआ सवाल में, लेकिन नेचुरल सी बात है कि जगह अप्रैल को अगर नया ऑपरेशनल हो गया तो पुराना कब तक इस्तेमाल होता रहा? 31 मार्च 2016 तक। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है तो फौरन बताएंगे 9 महीने इस्तेमाल हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बहरहाल टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ, 30 जून 16 हमारा ईयर एंड है, तो फिर इसका मतलब है 9 मंथ्स ये एसेट इस्तेमाल हुआ है हमारा। जब ये एसेट 9 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है पुराना, तो 9 मंथ्स अमोर्टाइज हुआ होगा हमारे साल। इंशाल्लाह उसकी अमोर्टाइजेशन भी हम शो करेंगे। लेकिन मुझे बता दें, जिस दिन मैं इसको रिडंडेंट या अनइंस्टॉल कराऊंगा उस दिन अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में इसकी 48 वाली अमोर्टाइजेशन पड़ी होगी या हमारे साल वाली भी पड़ी होगी? हमारे साल वाली जरा मुझे साइड पे निकलवा दें। कॉस्ट कितनी है? 80। ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन देगा? 1 साल की। ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन देगा? 1 साल की। 100 रुपए का एसेट है, 5 साल लाइफ है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 1 साल की डिडक्शन आती है। ये फैक्टर कितने अरसे की डिडक्शन देगा? हमें कितने अरसे की चाहिए? 3 महीने नहीं, 9 महीने की चाहिए। ये नया, ये पुराना वाला है, तो 9 महीने की कितनी बन गई? 12। तो अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में पिछले साल तक कितनी अमोर्टाइजेशन पड़ी हुई थी? 48। और कितनी डालनी पड़ेगी? 12। टोटल कितनी बन गई? 60। अब जनरल एंट्री पूरी कर लें, लॉस आ जाएगा ना, लॉस निकाल लें, कोई मसला नहीं। ये एंट्रीज तो ऐसी पता नहीं टाइम ज़ाया करने के लिए हम कर रहे हैं, वैसे ज़रूरत नहीं थी इनकी। 60 हो गया। कैश कितना आया? 0। P&L डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आएगा, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे जो आता है उसे क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। ठीक है जी। अमोर्टाइजेशन की दोनों की इकट्ठी एंट्री कर लें, अलग अलग कर लें, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ बस, दोनों की इकट्ठी एंट्री कर देते हैं। अमोर्टाइजेशन डालनी है इस साल की। क्या एंट्री बनेगी जी? अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। शुक्र है ओल्ड की निकली पड़ी है 12, शुक्र है ओल्ड की 12 निकली पड़ी है। ये ओल्ड की होगी। अब किसकी निकालनी है? न्यू की। न्यू में जरा आइएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ वो देखिएगा। ERP software has an estimated life of, however IEL expect to use it for a period of 10 years. IEL इसको यूज कर रहा है 10 साल। अच्छा, ये इसमें कोई लीगल लाइफ कोई नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह हमने नहीं लिया हुआ कि आप वो शॉर्टर ऑफ के चक्कर में जाएं। ये ना इंट्रो की क्लास का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ना असल में भूला होता है। ये इंट्रो की क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था इंट्रो की क्लास में दिया जाता था? एक होती है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने आज उनसे पढ़े हैं। एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूज़फुल लाइफ। गाड़ी की भाई इकोनॉमिक लाइफ 5 साल 6 साल नहीं होती, गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ 30-40 साल होती है। करोला 86 मॉडल जो है अभी तक बड़े लोग पसंद करते हैं उसको। तो गाड़ी की लाइफ 20-25 साल होती है। गाड़ी 20-25 साल कहीं नहीं जाती, आप चले जाते हैं, गाड़ी नहीं जाती। तो गाड़ी, अच्छा, गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ होती है 20-25 साल, लेकिन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जो गाड़ियाँ देते हैं तो कंपनीज आमतौर पे ना 4-5 साल बाद गाड़ी चेंज कर देते हैं। यार नई गाड़ी एम्प्लॉय को ले देते हैं, पुरानी गाड़ी चलाता रहेगा, ऐसे ही एक नाम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, इकोनॉमिक लाइफ तो गाड़ी की 25-30 साल होती है, लेकिन आपने अक्सर इंट्रो FR1 की क्लास में देखा होगा गाड़ी की लाइफ कभी 5 साल दी होती थी, कभी 6 साल दी होती थी। वो असल में उसकी यूजफुल लाइफ होती थी। अब ये ERP सॉफ्टवेयर तो 15 साल चलने को तैयार है, लेकिन हमारी नीयत है इसको 10 साल चलाना है। जैसे राइज वाले सरासिफ को गाड़ी लेके दें, बिल्कुल IS 16 वाला कॉन्सेप्ट है ये। राइज वाले सरासिफ को गाड़ी लेके दें, अब उस गाड़ी की उम्र 25-30-40 साल होगी, लेकिन राइज वाले ने सोचेंगे यार हम इसको कितने अरसे पे डेप्रिशिएट करें। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आएंगी जब आप किसी जगह जाएंगे ऑडिट करने, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इसकी लाइफ इन्होंने क्या ली है। तो वहाँ आप अक्सर देखेंगे लोग गाड़ियों की लाइफ से 4-5 साल लेते हैं। अब आप उसे कहें यार गाड़ी तो 30 साल चलनी है, आप लाइफ क्यों 5 साल ले रहे हो? तो इसमें शॉर्टर ऑफ वाला चक्कर नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इंट्रो में दिया जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है ये?
इकोनॉमिक लाइफ और आप बताएं ये सॉफ्टवेयर हमारे साथ कितना अर्सा रहेगा? 15 साल रहने को तैयार है, लेकिन मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन है? तो बस ठीक है, फिर इसको कितने सालों में डिप्रिशिएट कर दें। जैसे गाड़ी ने 30-40 साल हमारे साथ रहना है, लेकिन हम उसको फिर भी क्यों 5-6 साल पर डिप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि 5-6 साल बाद हमने उसको बदल देना है। तो इसलिए ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, हमने कहा ठीक है 15 साल चलते चले, 10 साल बाद हम इंशाल्लाह कोई नया सॉफ्टवेयर ला के लगाएंगे। तो हमारी क्या इंटेंशन है जी? तो कितने सालों पे अमोर्टाइज करेंगे? लेकिन 3 महीने का फैक्टर भी लगाना है, क्योंकि हमने किस दिन खरीदा है? यकम अप्रैल को। 9 महीने तो पुराना हो गया ना अमोर्टाइज। चलें जी बताएं, ये साइड पे तरह मैं निकाल लेता हूँ इसकी अमोर्टाइजेशन। तो कॉस्ट पकड़ें जी, कितनी है? 120। 120 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया? 3। ओके, अब आप मुझे बताएं 12 उसकी होगी पुराने की और 3 किसकी होगी? नए की। टोटल 15। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है। नोट में क्या जाता है? एसेट और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, जो उधर हमने नाम लिखे हुए हैं। नोट में बताएं एडिशन की कॉस्ट कितनी जाएगी? कॉस्ट वाली साइड पे। और डिस्पोजल की कॉस्ट सिर्फ पहले ये मुझे पोस्ट करवा दें। एडिशन की कॉस्ट एडिशन में और डिस्पोजल की कॉस्ट ये आ गई जी। एडिशन में बताएं 120। इसमें वो ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं डाली हमने, सिर्फ वो कंसल्टेंसी फीस डाली है और इसकी परचेज प्राइस डाली है। डिस्पोजल 80। ये एडिशन और डिस्पोजल में चला गया। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? बोले बोले बोले। डिस्पोजल की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन किताबों से बाहर निकल जाएगी और ये वाली साइड पोस्ट करेंगे भाई, ये वाली साइड, क्योंकि ये तो P&L में जाना है ना, ये P&L में जाना है। असल में एंट्री क्या होती है? टीचर बताते थे अमोर्टाइजेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। तो एसेट कितने से कम हो रहा है? तो ये वाली 2 फिगर्स जाएंगी। अच्छा जी, इसको बता दें अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 15 की वजह से बढ़ेगी, अकमुलेट होगी, और 60 से कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि 80 नहीं रहा, तो फिर 60 भी रखने की जरूरत। इसके अलावा और कोई चीज मेरे नोट में नहीं जाएगी। नोट में सिर्फ क्या जाता है? एसेट की कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट। ये इस साल की अमोर्टाइजेशन है, ये इस साल की अमोर्टाइजेशन है, जिसकी एंट्री क्या बनी है? अमोर्टाइजेशन डेबिट और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट प्लीज मैं बना रहा हूं इधर, अमोर्टाइजेशन अकाउंट नहीं बना रहा। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ये फिगर बढ़ाएगी क्यों? क्योंकि पुरानी अमोर्टाइजेशंस पड़ी होंगी, उसमें ये वाली अमोर्टाइजेशन डाल देंगे। लेकिन ये क्यों बाहर निकालेंगे? आप बता दें 15 और 60 के साथ साइन कौन सा यूज करना है? अमोर्टाइजेशन 15 कितनी? नोट करें। कल मैं आपके आने से पहले कोशिश करूंगा ये बना लूं, फिर यहीं से आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, वो बच्चे होते थे एक ज़माने में, हम आगे से पढ़ आए हैं सर, वो कोई हैं इस क्लास में? आगे वाला भी यानी पूरा सवाल पढ़ा है? ऐसे हैं बच्चे आजकल आ रहे हैं? वो टीचिंग कर रहे हैं बच्चे। अच्छा चलो ठीक है जी, ओवर, ख़त्म करें।